Hello, good morning, everybody. First of all, today is 26 January 2021. So, happy Republic Day to all of my students and my friends. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये क्लास 9th to 12th तक का 9 to 10th कंप्लीट साइंस और क्लास 11 12th कंप्लीट केमिस्ट्री अपने इस चैनल पे चल रही थी और क्लास 11th का टॉपिक चल रहा था इसमें और जिसके मैंने पार्ट 3 अपलोड कर दिए थे। पार्ट 1 में मैंने आपको सबसे पहले उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, सेकंड में मैंने आपको उसका साइंटिफिक नोटेशन और थर्ड पार्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स बताई थी। आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले अगर आप अभी भी नए नए इस चैनल पर आए हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में। और चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात की थी, चैप्टर का नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम इसमें बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और आज ये जो पार्ट है द पार्ट नंबर 4 हम कहेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो कुछ लॉज हैं जिसको मैं एक एक करके पहले बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके। और सेकंड है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और फोर्थ है हमारा गे-ल्यूजिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गे-ल्यूजिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। फिफ्थ है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ। तो ये 5 लॉज हैं जिसकी मैं एक एक करके सबको स्टडी करता हूँ, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास? बेसिकली सिंपल है, आप लिखना चाहें तो राइट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट इज ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन अनदर वर्ड्स में भी इसको मैं कह सकता हूं कि फॉर एनी केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेते हैं उसमें हम देखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो डेफिनेशन आप राइट करना चाहें तो कर लीजिएगा। मास कैन neither be created nor be destroyed in any chemical reaction, it is only transformed from one form to another form। और in other words में कहेंगे कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल की बात करूं, अगर मैंने यहां से एग्जांपल लिया है C+O2 बन गया आपका CO2। अगर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास को ऐड करता हूं तो यहां से मैंने देखा कार्बन का मास होता है 12
और इसका होता है आपका 32। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 12 प्लस 32 कितना आएगा 44 यू। और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का अगर ऐड करेंगे तो इसका भी आएगा आपका 44 यू। तो वही हम देखेंगे कि रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट में टोटल इसका मास होता है इट इज ऑलवेज इक्वल होता है। दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। सेकंड हम बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? इट मींस हम कहेंगे कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड दे फॉर्म ए प्रोडक्ट, then the elements combined in a definite ratio by mass. Okay, this is called the law of constant law of constant proportion, right? तो एक बार फिर सुनिए, इसको ऐसे कह सकते हैं, a compound prepared by any method, the elements present in this compound always in the fixed ratio by mass. इसकी डेफिनेशन को मैं लिख देता हूं क्योंकि ये सिंपल फर्स्ट लॉ तो आपको पता ही है, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, इसको मैं लिख देता हूं। ए कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय एनी मेथड, इस वाले को मैं डिफाइन कर देता हूं तो आप नोट कर सकते हैं। ए कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय एनी मेथड, ए कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय एनी मेथड contains the same element by mass, contains the same element in the fixed ratio, by mass. ओके, जैसे हमने देखा यहां से एक एग्जांपल लेते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। H2 गैस प्लस O2 गैस, और यहां से हमने बनाया H2O। ओके, गैसेस के लिए। अब देखो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल यहां पर बना हुआ है और वाटर मॉलिक्यूल का या कोई भी वाटर एक कंपाउंड है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, अमोनिया एक कंपाउंड है, ठीक है। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं ना, कंपाउंड्स और आपने कंपाउंड्स और उसमें मिक्सचर में डिफरेंस आपने देखे होंगे, कंपाउंड्स और एलिमेंट में डिफरेंस देखे होंगे। कंपाउंड्स में क्या होता है? कंपाउंड्स मींस व्हेन टू और मोर एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर and two or more atoms combined together in a definite ratio by mass, they form a compound। तो उस तरह से कंपाउंड बनते हैं। तो वही मुझे चेक करना है कि इनका जो रेशियो है एटम्स का वो फिक्स रेशियो है। जैसे यहां से बात करें हाइड्रोजन में कितना मास उसका होता है 4u, 1 एटम का 1 होता है, 4 एटम्स हैं। ऑक्सीजन 32u, डिवाइड करेंगे तो 1:8 आएगा। इट मींस वाटर मॉलिक्यूल आपने कहीं से भी लिया हो, चाहे आप लेक से वाटर लेंगे, सी वाटर लेंगे, कहीं से वाटर लेंगे, पॉन्ड से वाटर लेंगे या वेल से लेंगे, हैंडपंप से लेंगे, तो वाटर का फार्मूला आपको H2O ही मिलेगा। और H2O जब बनेगा, जब आप 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तब ही वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। अदरवाइज इसके अलावा कुछ और रेशियो लेते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल नहीं बनता है। सपोज दैट आपने क्या किया, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 10 ग्राम ऑक्सीजन लिया, तो वाटर मॉलिक्यूल तो बनेगा, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल बनते समय ओनली ऑन 1:8 यूज होगा, यानी कि 2 ग्राम आपकी ऑक्सीजन बच जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरी बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देख तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मींस हम कहेंगे कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंड दे फॉर्म 2 or more products, then the different weight of one element
which combined with the fixed weight of another element or always bear a simple whole number ratio or multiple of each other। अभी शायद आपके स्टेटमेंट समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। पहले मैं लिख देता हूं, ठीक है, स्टेटमेंट इसका लिख देता हूं, आज इसको समझना कि लॉग मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है। when two elements combine they form two or more products, two or more substance, ऐसे लिख सकते हैं। when two elements combine they form two or more substance, then two or more substance they form two elements combined they form two or more substance, then the one element which combined then different weight, ऐसे लिखेंगे कि then different weight, इस तरह से हो जाएगा, then different weight of one element which combined with the fixed weight of another element, combined fixed weight of another element, always bear a simple whole number ratio, always bear a simple whole number ratio, or multiple of each other, समझते ध्यान से, एक बार फिर समझेंगे। when two elements combine they form two or more substance, two or more product, then the different weight of one element which combined with the fixed weight of another element always bear a simple whole number ratio or multiple of each other। कैसे देखते हैं, जैसे कि मैं अगर यहां से बात करूं, एक एग्जाम्पल समझाते हैं। NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया, दो एलिमेंट लिया, कौन कौन से, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके, टू एलिमेंट्स लिए हमने, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बन गया नाइट्रिक ऑक्साइड। अब हमने क्या किया, यहां पर देखो नाइट्रोजन का वेट कितना है 14U, इसका आपका 16U। अब हमने क्या किया, यहां पर नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, अभी कौन कौन से एलिमेंट लिए, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऊपर भी क्या लिया था, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहां पर बना आपका NO2, ऊपर बना था नाइट्रिक ऑक्साइड, यहां पर बना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कंपाउंड अलग बन रहा है, एलिमेंट वही ले रहे हैं दो। अगर मैं यहां से ले लूं, नाइट्रोजन का मास कितना है 14, इसका मास 32, इसके बाद हमने नाइट्रोजन फिर से लिया प्लस, अगर मैं O3 ले लूं, यहां हो जाएगा NO3, इसका मास कितना है 40, इसका मास कितना है 48। तो मैंने इस स्टेटमेंट में ये बताया कि जब मैं टू एलिमेंट्स को कंबाइन करता हूं, when two elements कंबाइन तो हो रहे हैं दो एलिमेंट, कौन कौन से, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन बन कितने रहे आपके, मोर देन टू एलिमेंट्स बन रहे हैं। और ये एलिमेंट बन रहे हैं, इनका बनने का सिस्टम क्या है, हमने कहा था कि डिफरेंट वेट ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट जो होगा उसके डिफरेंट वेट लेंगे, रिएक्ट विद द फिक्स्ड वेट ऑफ अनदर एलिमेंट, और दूसरे एलिमेंट का फिक्स्ड वेट होगा, ठीक है। जो डिफरेंट वेट लेंगे हम किसी दूसरे एलिमेंट के, वो जो डिफरेंट वेट हैं वो एक दूसरे के मल्टीपल में होंगे,
डिफरेंट वेट जैसे 16, 32, 48 ये डिफरेंट वेट्स हैं, ये एक दूसरे के मल्टीपल में है, तो वही 16 में 16, 16 टू 32, 16 टू 48, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यहां पर आप कोई और मतलब ऐसे नहीं ले सकते थे, यहाँ पर 16 टू 32 है तो यहाँ पर आप 8 नहीं ले सकते, 4 नहीं लेंगे, 5 नहीं, 35 नहीं लेंगे। इनका जो वेट है, ये एलिमेंट जो कंबाइन कर रहे हैं, इनका वेट कैसा होगा, वो डेफिनेट होगा, और ये आपका कैसा होगा, मल्टीपल में होगा एक दूसरे के। एक का फिक्स रहेगा, दूसरे वाले जितने ऑक्सीजन कंबाइन होते जाएंगे इनका वेट अपने ही एटम से एक दूसरे के साथ मल्टीपल में होगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यहां तक इसको छोड़कर के इतना एग्जांपल आप नोट करना है, मैंने समझाने के लिए इसको आपको बताया था, तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं। सिंपल सा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके बाद देखो हम नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसको इरेज कर देता हूं डेफिनेशन को। अब हम बात करते हैं गेल-ल्यूजिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ओके, पहले इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। Whenever gases react, they do so. Whenever gases react, they do so in volumes and bear a simple whole number ratio. And bear a simple whole number ratio. And bear a simple whole number ratio. And bear a simple whole number ratio if they are at the same temperature and pressure. If they are at same temperature and pressure. इसके बाद देखो हम बात करते हैं कि गेल-ल्यूजिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ओके, गेल-ल्यूजिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम क्या है कि व्हेनेवर गैसेस रिएक्ट, जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं, दे डू शो इन वॉल्यूम्स इफ दे आर एट द एंड बियर ए सिंपल रेशियो इफ दे आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे आपने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमने मास की बात की थी, उसी तरह से गेल-ल्यूजिक्स ने वॉल्यूम का भी एक रेशियो दिया। बोले जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं तो उनका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम एक दूसरे पर्टिकुलर वॉल्यूम के साथ ही रिएक्ट करेगा, किसी भी वॉल्यूम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो यही था आपका लॉ ऑफ गेल-ल्यूजिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। मींस जैसे नंबर ऑफ मोल्स की बात करते थे, मास की बात करते थे, इसी तरह से उन्होंने गेल-ल्यूजिक ने वॉल्यूम को डिफाइन किया था। अब हम बात कर लेते हैं, अगर जैसे कि एग्जांपल लिया H2 गैस लिया, प्लस हमने Cl2 गैस ले ली, और प्लस यहां से बना 2HCl गैस। अब देखो अगर मैंने इसको 1 लीटर ले लिया और ये भी मैंने 1 लीटर कंसीडर किया है, तो ये कितना बनेगा 2 लीटर। तो ये क्या है, देखो 1 लीटर 2 लीटर, एक सिंपल रेशियो है, कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, तो इसी को बोलते हैं। अब 1 लीटर मिलके क्या बन गया यहाँ पर 2 लीटर, और रेशियो देखा जाए तो 1:2, एक होल नंबर रेशियो रहेगा, सिंपल रेशियो रहेगा, कोई फ्रैक्शनल और पॉइंट वाला पार्ट नहीं होगा। इसी को बोलते हैं गेल-ल्यूजिक्स लॉ ऑफ द कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट लॉ होता है वो है आपका एवोगैड्रो लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एवोगैड्रो लॉ क्या है, एवोगैड्रो लॉ की अगर हम पहले समझ लेते हैं, इसका स्टेटमेंट हम लिख देंगे। एवोगैड्रो ने क्या किया कि हम कह सकते हैं कि टू इक्वल गैसेस ऑफ ऑल वॉल्यूम्स कंटेन equal gases of all volumes at the similar conditions of temperature and pressure, they contain equal number of molecules। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, उन्होंने क्या किया था, जो एवोगैड्रो ने एक्सपेरिमेंट किया था, मैं उसकी बात करता हूं। एवोगैड्रो ने क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट को एसटीपी पर किया था। एसटीपी मींस होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, T इक्वल टू, यहां से मैं लिखता हूं, T इक्वल टू होता है 273 केल्विन। T
T इक्वल टू 273 केल्विन और प्रेशर P इक्वल टू 1 atm, ये उन्होंने लिया था P इक्वल टू 1 atm। अब देखो खास बात, उन्होंने वॉल्यूम कितना लिया था, V इक्वल टू लिया था 22.4 लीटर और V इक्वल टू 22.4 लीटर। कंडीशन दोनों सेम लेंगे, जो आप इस वाली गैस की लेंगे वही इसकी लेंगे। मान लो हमने यहाँ पर इसमें सपोज दैट हीलियम गैस ले ली, ठीक है, आप कोई भी गैस ले सकते हैं, नियोन ले लिया। अगर इनका वॉल्यूम सेम है, एवोगैड्रो ने यही कहा था कि अगर आपने क्या किया, कोई भी टू गैसेस ले ली है और उन गैसेस में उनका दोनों का क्या हो, वॉल्यूम सेम हो, 2 और 3 गैस भी ले सकते हैं, उनका टेम्परेचर सेम हो, उसका प्रेशर सेम हो, तो उस गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू आएंगे 6.022 into 10 to the power 23। तो यहाँ पर भी वही मॉलिक्यूल्स आएंगे सेम टू सेम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनका स्टेटमेंट कैसे आप बता सकते हैं, इक्वल वॉल्यूम्स, स्टेटमेंट में लिख देता हूं कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर conditions of temperature and pressure, conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules, बस इसी को बोलते हैं एवोगैड्रो लॉ। ये स्टेटमेंट आप इसको करेंगे। इसके बाद इसमें मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल भी करवा देता हूं ताकि यहाँ से आप इसको आराम से कर सकते हैं। देखो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन द डाई ऑक्सीजन एंड डाई नाइट्रोजन आर रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। देखो ये डाटा गिवन है आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1.21 है। इस डाटा से देख करके क्या पता चल रहा है कि ये मतलब कह रहा है कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्सपेरिमेंटल डाटा। इस डाटा से किस कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का पता चल रहा है। तो देखिए लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास था, ठीक है। इसके बाद आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेल-ल्यूजिक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। तो कौन सा लॉ आपको यहां से पता चल रहा है। अगर एक बार डाटा ध्यान से देखें तो देखना यहाँ पर मास कितना है 14 ग्राम। इन दो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ पहले, ये 14 ग्राम, ये कितना 16 ग्राम है, ये 14 ग्राम, ये 32 ग्राम। देखो ये एक दूसरे के मल्टीपल में है कि नहीं है, ये दोनों डाटा कैसे हैं, फिक्स हैं। इसके बाद यहाँ देखो ये 28 ग्राम, ये भी 28 ग्राम, दोनों डाटा फिक्स हैं। और ये देखो एक दूसरे के मल्टीपल में है कि नहीं, ये देखो पूरा यहाँ 32, ये भी मल्टीपल में है, ये भी पूरा डाटा मल्टीपल में है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरा डाटा इधर वाला एक दूसरे के मल्टीपल में आ रहा है और इधर साइड का डाटा क्या है, यहाँ तक फिक्स है, ये इतना अलग से फिक्स है। तो ये कौन से लॉ को ऑबे कर रहा है, जिसमें एक तरफ का जो डाटा है, एक एलिमेंट का जो मास है वो एक दूसरे के मल्टीपल में हो, दूसरी तरफ का फिक्स हो। तो यहाँ पर लॉ होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और इसका स्टेटमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या स्टेटमेंट होता है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। When two elements combine, they form two or more compounds. Then the different weight of one element which combined with the fixed weight of the another element always bear a simple whole number ratio. तो ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 4 था। और इसके बाद हम पार्ट 5 अपलोड करेंगे बहुत ही जल्दी। उसमें भी काफ़ी न्यूमेरिकल वाली प्रॉब्लम रहेगी। और कंटिन्यू बने रहिए अपने इस केमिकल गुरु चैनल के साथ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और खुद सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, एंड वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे 2021। थैंक यू।